हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वहां पे क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपके वोलेटाइल थे, और यहाँ क्या है आपका एक जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में कितने पार्ट होते हैं। आपके दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन में। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट होता है। सॉरी, क्या होता है आपका? सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है आपका? नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, यानी इसको हम सॉलिड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल की बात करें हम तो आपका यूरिया आ जाता है, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, और सॉल्वेंट की जब बात करते हैं तो ये क्या है आपका? वोलेटाइल है। ठीक है, क्या है आपका? वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है। और इसमें जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? वाटर। ठीक है, मिथेनॉल हो गया CH3OH, इथेनॉल हो गया CH3CH2OH, बेंजीन हो गया C6H6, टोलिन हो गया C6H5CH3। तो ये सारी चीजें क्या है आपके? वोलेटाइल है, और ये नॉन वोलेटाइल है, और इनका हमें सॉल्यूशन बनाना है, यानी सॉल्यूट का एक कंटेनर और सॉल्वेंट का एक कंटेनर, दोनों को किसी एक कंटेनर में मिला के हमें वेपर प्रेशर देखना है क्या होगा। क्योंकि हमें पता है ये सॉलिड में है तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा आपका? जीरो होगा। क्या होगा आपका? जीरो होगा। तो देखिए, सॉलिड और सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। एक कंटेनर यहाँ पे लिया हमने सॉल्वेंट का सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को हमने ए से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? ए से, क्योंकि लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट किया था और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पे क्या होगा कि इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल कौन से होंगे? ए, क्योंकि ए की बात हो रही है तो ए के मॉलिक्यूल होंगे, और इसके वजह से प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ओनली ए इज प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। ठीक है, और इसको हमने बी से मिक्स किया, और बी क्या आपका? नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा। इन दोनों को हमने एक बड़े कंटेनर में रखा। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों को हमने मिलाया तो बी जो है वो भी कुछ बी जो था वो सरफेस पे आ चुका है। ठीक है, और ए भी सरफेस पे है। ठीक है, इस बात को ध्यान में दीजिए कि ये है जो P नॉट ए है वो सरफेस पे है। ओनली हियर इज P नॉट ए, A इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? P नॉट ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू A। ठीक है, प्योर ए। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने मिक्स किया तो यहाँ पे सरफेस, क्योंकि हमें पता है कि जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, जो बीच में होते हैं उनको हम बल्क मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जो सरफेस पे होते हैं उसको क्या कहते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल कहते हैं, जो एवापोरेट होते हैं, जो प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो जब मिक्स किया हमने तो देखा यहाँ पे कि कुछ जो बी के पार्टिकल्स हैं वो भी सरफेस पे आ चुके हैं, यानी ए का जो है रास्ता ब्लॉक कर रखे हैं, सारे के सारे ए वहां प्रेजेंट नहीं है जितने इसमें हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा ए के वजह से उसको हमने लिख दिया पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या वेपर प्रेशर ऑफ ए। यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी ए है तो यहाँ पे ये जो पी ए है वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। क्योंकि बी प्रेशर नहीं लगा रहा है, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद हम इससे पी ए को क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात और, यहाँ पे जितना ए सरफेस मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है उससे कम यहाँ है। ठीक है, अगर सरफेस पे ए कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा एज कंपेयर टू दिस। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी नॉट ए जो होगा वो ग्रेटर देन पी ए होगा। इनिशियल जो प्रेशर ए का होगा वो ग्रेटर देन सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। ठीक है, यानी सॉल्यूशन के प्रेशर से ज्यादा पी नॉट ए होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए। तो यहाँ एक चीज लिख सकते हैं, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है वो लोअर्ड हो जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर्ड या फिर डिक्रीज्ड। क्या होगा? डिक्रीज्ड, लोअर्ड या फिर डिक्रीज्ड। इसके बाद हम यहाँ पे
एक रिलेशन निकालेंगे, दो फॉर्मूले आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो फॉर्मूले आपके रॉल्स लॉ से ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने रॉल्स लॉ लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, वो जो दोनों वोलेटाइल थे और यहाँ नॉन वोलेटाइल के लिए। तो यहाँ देखते हैं हम, ये है, इस कंटेनर में दोनों को ऐड कर दिया, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड और वोलेटाइल सॉल्वेंट को, तो ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेटा ए या फिर एक्स ए कह लीजिए, ठीक है, जेटा ए। तो रॉल्स लॉ कहता क्या है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। हमने पता है कि पी ए इज इक्वल टू क्या आया था, के जेटा ए, और इस के की वैल्यू हमने जब निकाला था, ठीक है, लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए, ठीक है। यहां से एक और फॉर्मूला निकालेंगे, देखिए अब पता है हमें, जैसे कि दो ही चीज इसमें इन्वॉल्व है, जेटा ए प्लस जेटा बी। ये जेटा ए क्या है, सबसे पहले तो ये पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और जेटा ए क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दो चीजें मिली हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन जब ऐड करेंगे किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, यानी जेटा ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस जेटा बी। ये आप लोगों को समझ में आया। मोल फ्रैक्शन, सारे इंडिविजुअल के मोल फ्रैक्शन को एक कंटेनर में है, सारे के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आएगा, सम 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो है तो दोनों को ऐड किया, 1 आया, जेटा ए का वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और जेटा ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जेटा बी, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जेटा बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जेटा बी। इसको इधर लेके आते हैं, तो पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जेटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। इसको ध्यान से देखिए, पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो ज्यादा होगा, ठीक है, इनिशियल प्रेशर ज्यादा है और पी ए जो है वो कम है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा आपका, ठीक है, डिफरेंस की कितना लोअर हुआ, अगर हमने स्टार्टिंग में 100 mmHg रखा है और बाद में आके 80 mmHg हो गया है, तो उसको जब माइनस करेंगे तो लोअरिंग निकल जाएगा कि कितना प्रेशर लोअर हुआ है, ठीक है, और यहाँ जेटा बी का एक फॉर्मूला आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। जब ये पी नॉट ए डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया पी नॉट ए से, तो ये रिलेटिव निकल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक न्यू टर्म है जिसको मैं डिफाइन करता हूँ, फिर लिखूंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और नीचे वाला क्या है आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाला क्या है टर्म आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जेटा भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे पता है आपको पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, पी ए क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेंगे तो हम आपको टॉपिक डलवा देंगे, ठीक है। अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया हो, इसे आप नोट्स में लिखते जाइएगा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। यहाँ जब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particles, number of solute particles पे जो डिपेंड करे उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द solute particles, ठीक है। इस बात को दोबारा मैं बताता हूँ, आप लोगों को याद रखिएगा और इसको नोट्स में लिखते जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of solute particles मोल्स, मोल्स, आयंस, मोल्स, फ्रैक्शन में हो सकता है, of solute particle and does not depend upon
द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये होगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हमने निकाला था P नॉट A माइनस PA इज नॉट अ वेपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर रिलेटिव आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वही होगा आपका, क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 45 mmHg एट सम टेम्परेचर, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी PA निकालना है, कंटेनिंग 60 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। यानी देखिए यहाँ P नॉट A दे रखा है, कितना दे रखा है, 45 mmHg, ठीक है। और यहाँ हमें PA निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका यूरिया है वो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया की बात कर ले तो गिवन मास कितना आपका 60 ग्राम है। और जब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 49 नाइट्रोजन 2 है तो 14 2 28, हाइड्रोजन आपका 4 है तो 4, कार्बन 12 प्लस ये ऑक्सीजन का 16 आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करें तो गिवन मास 72 है और वाटर का 18 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला हमें पता है कि यहाँ पे मोल्स सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कि मोल फ्रैक्शन ऑफ D यानी सॉल्यूट यानी यूरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। अब ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इजीली निकल सकता है, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ बोथ जो भी है उसको ऐड कर दो, 1/5 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यहाँ पे अगर पुट करते हैं, यहाँ क्या है 1/5, P नॉट A क्या है आपका 45 है, माइनस PA तो हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/45 माइनस PA अपॉन 45, ठीक है। यानी ये 1 हो जाएगा आपका, दोनों कैंसिल हो गया। और इसको हम क्या करेंगे 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाते हैं, PA अपॉन 45 इज इक्वल टू 1 और इधर लाके इसे माइनस करेंगे 1/5। ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे हम तो 4/5 आ जाएगा आपका। और यहाँ क्या है PA अपॉन 45, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे एलसीएम लिया 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 तो 4/5 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे दोबारा सॉल्व करते हैं, ये कितने टाइम्स चला जाएगा 9 टाइम्स चला जाएगा, 5 9 जो 45 और PA इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 36 mmHg, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे PA कितना आ गया आपका 36 mmHg, ओके। तो यहाँ क्या आ गया आपका PA इज इक्वल टू 36 mmHg। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, वो कौन सा यूज किया है, ये वाला। एक और फॉर्मूला था आपके पास PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू जेटा A, ठीक है। क्या इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। हमें PA ही तो निकालना है, P नॉट A कितना दे रखा है 45 इनटू जेटा A। जेटा A निकालेंगे तो हमें पता है कि वहां पे नंबर ऑफ मोल्स हमें हमने निकाला था, ठीक है। अगर जेटा B अपने पास, ठीक है, यानी जेटा यूरिया जो था वो कितना आया था 1/5 आया था, तो हमारे पास जेटा वाटर, ठीक है, वाटर की जब बात करें तो 1 माइनस 1/5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यानी डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं 45 इनटू 4/5, तो यहाँ पे भी कितना आया 36 mmHg। यानी दोनों फॉर्मूले से ही सेम आंसर आया है, यानी दोनों में कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, ओके। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ है आपका कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। मोलर मास इसका दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, required to be dissolved in 114 gram of octane to lower vapor pressure of 80%. lower vapor pressure to 80%, यानी 80% इसको डिक्रीमेंट चाहिए। तो यानी जो स्टार्टिंग का था P नॉट ए, वो हम क्या ले लेते हैं 100। क्या ले लेंगे हम लोग 100 ले लेंगे। तो जो PA है वो कितना लोअर करना है 80 से लोअर करना है, ठीक है, कम करना है, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है, P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू क्या है जेटा बी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि PA इज इक्वल टू P नॉट ए इनटू जेटा, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। इसमें से देखिए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले इक्वेशन को मैं यूज करूंगा। तो यहाँ क्या होगा आपका P नॉट ए क्या है आपका 100, ठीक है, माइनस PA क्या है आपका 80 की उतना लोअर करना है, डिवाइडेड बाई 100 P नॉट ए इज इक्वल टू जेटा बी। सबसे पहले जेटा बी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 20/100 इज इक्वल टू क्या आएगा जेटा बी आ गया, ठीक है। यानी जेटा बी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आया 1/5। क्या आ गया आपका 1/5। अब देखिए यहाँ पे जेटा बी की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी अपने पास जो नॉन सॉल्यूट है वो क्या है आपका 40 ग्राम पर मोल है। क्या है आपका 40 ग्राम पर मोल है, ठीक है। सॉल्यूट की जब बात करते हैं तो ये जेटा बी कितना आ गया 1/5 आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला जब इसका पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की जब बात करते हैं यानी अपने पास जो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम इजीली पुट कर सकते हैं। सबसे पहले ए की बात करें तो ए क्या है आपका ऑक्टेन है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है आपका ऑक्टेन है और ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा C8H18, ठीक है। यहाँ पे 8 × 12 प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 114 ग्राम आ गया, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन अगर निकाले तो गिवन मास 114 दे रखा था और अभी हमने मोलर मास निकाला 114, तो ये 1 आया। जेटा बी का वैल्यू कितना है 1/5 इज इक्वल टू NB। NB तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जेटा है 1 आ गया, यानी 1/5। इसे अब सॉल्व कर लेना है, ठीक है। NB आएगा उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स होते ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया दोनों को तोड़ दिया, NB अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NB प्लस 1 इज इक्वल टू 5NB आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे NB इसको इधर लेके जाते हैं तो यहाँ क्या आएगा 4NB आ जाएगा 1, यानी NB इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स 1/4। ये क्या होता है गिवन मास अपॉन में क्या आता है मोलर मास इज इक्वल टू 1/4। देखिए मोलर मास तो अपने पास गिवन है, कितना गिवन है 40 ग्राम पर मोल और ये 1/4, यानी ये कितना हो जाएगा मास कितना आ गया आपका 10 ग्राम, ठीक है। इजीली सॉल्व हो गया। देखिए दो इक्वेशन है दोनों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड से जो दो इक्वेशन आए हैं ये तो पहले ही आ चुका था रॉल्स लॉ से, और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसको आगे बढ़ा के और हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ है और इससे इजीली ये सॉल्व होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।